जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 कंप्लीट कर लिया था और उसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, बेसिक हमने देखा था कि किस प्रकार से आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 होता है और आपका फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया है, क्या इसके सोर्सेस है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में जो भी चीजें हमने करी है उसको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, जिससे क्या होगा, आपको चीजें समझ में आएगी कि कितना आपको आ रहा है, कितना चीजें बची हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जब आर्टिकल 12 की बात करते हैं, आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 इतना हमने कर लिया था। तो हम क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट्स जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता हमको क्या करना है, हर एक लेक्चर के स्टार्ट में मैं क्या करूंगा, पूरे के पूरे आर्टिकल रिवाइज कराऊंगा आपको, है ना, जिससे आपको लगातार क्या होता है, जो भी एग्जाम होता है आपका, अगर इजी क्वेश्चन आना रहा तो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल में जो लिखा है उसके बारे में पूछ लेगा, तो बार बार वो चीजें रिकॉल होते रहेगी, तो आपके दिमाग में रहेगा कि आर्टिकल 12 में क्या लिखा है, आर्टिकल 13 में क्या लिखा है, आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, आर्टिकल 15 में क्या लिखा है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में क्या लिखा है, राज्य की परिभाषा। ठीक है, स्टेट का डेफिनेशन लिखा हुआ था, उसमें आपका केंद्र सरकार भी आता है, राज्य सरकार भी आ जाता है, लोकल बॉडीज भी आ जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्लोकन, है ना। आर्टिकल 13 इसलिए फेमस है, और क्या है, जो भी संविधान संशोधन हो रहा है आपका आर्टिकल 13 से, अगर वो असहमत है, मतलब जो भी संविधान संशोधन हो रहा है और उसमें फंडामेंटल राइट के खिलाफ कुछ बात हो रही है, तो वो संविधान संशोधन क्या हो जाता है, नल एंड वॉइड हो जाता है। ये आर्टिकल 13 में लिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता है। अब इसमें क्या है, आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, और क्या है आपका, और क्या बताओ, विधियों का समान संरक्षण, है ना। एक लिया गया ब्रिटेन से, एक लिया गया आपका कहां से लिया गया है, अमेरिका से, विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, आर्टिकल 15 में मैंने आपको 5 चीजें बताई थी, याद करो क्या क्या 5 चीजें थी, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म के स्थान पर आप क्या कर सकते हो, आप भेद नहीं कर सकते हो ना। क्या क्या है, सबसे पहले आप धर्म जानते हो, अपना धर्म क्या है, फिर जो देखो कि जाति क्या है आपकी, है ना, उसके बाद आपका मूल वंश क्या है, उसके बाद क्या हो जाता है आपका लिंग क्या है ना, और आप किस जगह पर पैदा हुए हो, और जन्म स्थान के आधार पर भेद निषेध है ना। इन पांचों के अलावा बाकी आधार पर क्या हो सकता था, भेद हो सकता था। ठीक है, डन है। अब 16 क्या देखे थे हमने, अब देखो इसको, आर्टिकल को एज इट इज ना लिख के मैं एज इट इज लिख लेते हैं। लोक नियोजन में समता, लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में अवसर की समता, सबको समान अवसर देना है, अवसर की समता। ठीक है, डन है, लोक नियोजन में आपकी अवसर की समता। उसके बाद फिर 17 क्या था आपका, छुआछूत, छूत का अंत यानी अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, आर्टिकल 17 था। उसके बाद आर्टिकल 18 क्या था आपका, क्या था आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 आपका था उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। उसमें हमने क्या एग्जांपल देखा था, सचिन तेंदुलकर वाला एग्जांपल देखा था। तो ये हमने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 18 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज देखेंगे आर्टिकल 19 से लेकर 24 तक। ठीक है, देखते हैं आज कितने टाइम में हो जाता है, अगर नहीं हो पाता है तो 19 से 22 देखेंगे, नहीं तो 19 से 24 देखेंगे। ठीक है, डन, अगला देखते हैं। तो हमने अभी क्या कंप्लीट कर लिया है, हमने कंप्लीट कर लिया समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। आज हम क्या देखने वाले हैं, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, है ना। अब इसमें क्या है, 19 भी है, 20 भी है, 21 है, 21A है और 22 है।
मतलब टोटल 5 आर्टिकल इसमें। इसमें भी क्या देखा था, 14, 15, 16, 17, 18, टोटल 5 आर्टिकल यहां देखे थे, है ना, और 5 आर्टिकल यहां पे है। ठीक है, अगर टाइम मिल पाया तो इसको देखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, तो टोटल 7 आर्टिकल देख सकते हैं या फिर 5 आर्टिकल देखेंगे। ठीक है, डन है। अब अगला देखो, तो अब जब स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं, 19 से 22 की बात करते हैं, तो पहला अधिकार क्या कहता है आपका, स्वतंत्रता के संबंध में कितने अधिकार है, 6 अधिकार का संरक्षण करता है। अब देखो ये 6 अधिकार ना ऐसे हैं कि आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है इंसान, क्या करता है इंसान बताओ, वाक एवं अभिव्यक्ति। ठीक है, अब देखो मुझे सबसे पहले क्या करना है, बोलना है और अपना एक्सप्रेशन देना है, स्पीच और एक्सप्रेशन। अब जो इंसान स्पीच दे सकता है, एक्सप्रेशन दे सकता है, वो क्या करेगा, सम्मेलन करेगा, है ना, सम्मेलन करेगा, असेंबली बनाएगा, असेंबली बुलाएगा कि आ जाओ मैं स्पीच और एक्सप्रेशन दूंगा। ठीक है, अब असेंबली आ गई, अब असेंबली में बहुत सारे लोगों को क्या लगा कि मैं सही बात बोल रहा हूं, मेरी बातें बहुत अच्छी है, तो वो लोग मेरे से जुड़ के क्या बना देंगे, संघ बना देंगे। ठीक है, संघ बना लेंगे कि हाँ चलो ये ग्रुप बना लेते हैं, हम लोग एक क्लब बना लेते हैं। अब क्लब बन गया तो हमारा क्या मन करेगा कि चलो कहीं हम घूमने जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सम्मेलन, फिर संघ, फिर संचरण। अब घूमने गए तो कोई जगह हमको क्या आ गई, पसंद आ गई, तो अब हमको क्या करना है, वहां पर निवास करना है, तो क्या हो जाएगा, निवास। और आखिरी में आप किसी जगह पर निवास कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, आपको कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा भैया, बिना काम करे कैसे चलेगा, तो आखिरी क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा काम। ठीक है वित्ती, ये अभी 6 है इसमें, लेकिन ये पहले कितना था, 7 था। ठीक है, बाद में डिटेल से देखेंगे जब आर्टिकल 19 को अच्छे से पढ़ेंगे तब। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20, है ना, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो जितना भी आपका अपराध हुआ है तो उसमें आपके खिलाफ क्या कानून लागू हो सकते हैं, है ना, वो सारी चीजें इसमें दी गई है। उसके बाद फिर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 में क्या दे रहा है आपका, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दे रहा है। 22 क्या दे रहा है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22। ठीक है, फिर से देखो अनुच्छेद 19 क्या है, अनुच्छेद 19 मैंने बता दिया, स्पीच और एक्सप्रेशन की। फिर आपका क्या, असेंबली करोगे, असेंबली करोगे तो एसोसिएशन बनाओगे, एसोसिएशन करोगे तो मूवमेंट करोगे, मूवमेंट करोगे तो फिर आपका क्या करोगे, कहीं पे रहोगे, निवास करोगे, उसके बाद प्रोफेशन करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में क्या संरक्षण दिया जा सकता है। उसके बाद फिर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट में, और अनुच्छेद 32 भी। ठीक है, उसके बाद फिर प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 21 है ना। उसके बाद फिर कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध, मतलब कि गिरफ्तारी होगी तो किस प्रकार की गिरफ्तारी हो सकती है, डिटेंशन करेंगे तो किस प्रकार से डिटेंशन कर सकते हैं, ये सारी चीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद हम शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ने वाले हैं 23 और 24। तो इसमें क्या आ जाएगा, मानव तस्करी, बलात्श्रम पर प्रतिषेध, है ना। तो मानव तस्करी हो गया और बलात्श्रम पर प्रतिषेध आर्टिकल 23 की बात है। ठीक है, यानी फोर्स लेबर, ह्यूमन ट्रैफिक और फोर्स लेबर पर आपका रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध, तो आप कारखानों वगैरह में बच्चों को नहीं रख सकते हो। डन है। अब देखते हैं अगला, ठीक है, इसको अब हम थोड़ा अपने तरीके से देखते हैं। आर्टिकल 19(1) है ना। अब आर्टिकल 19(1) में क्या है आपका, 6 प्रकार के राइट्स हैं। अब ये 6 राइट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 6 राइट्स आपको याद होने चाहिए। तो पहला राइट क्या है, मैंने क्या बोला था, पहला आपको क्या करना है, बोलना है, तो वाक एवं अभिव्यक्ति, बोलना है और एक्सप्रेस करना है। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी जान लो। क्या होता है कई बार हिंदी से ज्यादा आपको इंग्लिश आसान लगेगी, तो स्पीच और एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, दूसरा क्या है आपका,
अब इसको लाइन से समझो। अब क्या कर लिया आपने? आपने कर लिया है भैया, बोलना सीख लिया है ना? आपने वाक और अभिव्यक्ति सीख लिया है। तो वाक और अभिव्यक्ति जैसे ही आप सीखोगे तो आप क्या करना चालू करोगे? आप बुलाओगे असेंबली कि लोग आ जाओ, है ना, इकट्ठा होना। तो उसके बाद क्या करोगे? इकट्ठा होगे, मतलब सम्मेलन करोगे। सम्मेलन यानी असेंबली। असेंबली, ठीक है। अब असेंबली हो गई। अब जब असेंबली हो जाएगी तो आप क्या बोलोगे कि मुझे अब क्या करना है? असेंबली हो गई। तो असेंबली करने के बाद मैंने जो पहले बताया था उसी को वाइडर पर्सपेक्टिव में बता रहा हूं ताकि आपको चीजें और अच्छे से याद हो जाए। असेंबली होने के बाद आप क्या बनाओगे? संघ बनाओगे। संघ बनाओगे, ठीक है। संघ यानी फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन। क्या बनाओगे? एसोसिएशन बनाओगे, है ना। मान लो कि मुझे बहुत अच्छा स्पीच देना आता है तो मैं क्या करूंगा? एक सम्मेलन का आयोजन करूंगा और उनको मेरी स्पीच से इतनी चीजें अच्छी लग गई कि वो मेरे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो मैं एक बना लूंगा आशीष क्लब, ठीक है। ये है आशीष, किसको अच्छा स्पीच देना आता है? आशीष को स्पीच देना आता है। आशीष ने क्या बुलाया? सम्मेलन बुलाया, ठीक है। असेंबली बुलाई। अब असेंबली के लोगों को आशीष की बातें बहुत अच्छी लग रही है तो आशीष क्लब बना लिया उसने, ठीक है। मैंने आशीष क्लब बना लिया। उसके बाद देखो, अब इस आशीष क्लब के लोगों को, आशीष क्लब के लोगों को क्या करना है? कहीं पर घूमने जाना है। तो चौथा नंबर क्या हो जाएगा? संरचन का अधिकार, ठीक है, यानी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या ले ले? कहां चलना है बताओ? कहां चलना है? हम लोग अभी छत्तीसगढ़ में, तो मैंने आशीष क्लब बनाया। अब मैं बोल रहा हूं कि आशीष क्लब है तो हम चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में जो कितने किले हैं, कितनी सारी चीजें, हवा महल देख लेंगे, है ना, आमेर किला देख लेंगे, ये सब देखने हम चलते हैं। जयपुर चलते हैं। तो हम लोग कहां गए? जयपुर। जयपुर कौन गया? आशीष क्लब कहां गया? जयपुर, ठीक है। अब वहां जैसे ही हम गए हमको लग गई वो जगह बहुत अच्छी, ठीक है। पांचवा नंबर, हमको लग गई वो जगह बहुत अच्छी, है ना। अगर जगह अच्छी लग गई तो हम क्या करेंगे? हमको वहां पर रहना है। जयपुर बहुत अच्छी जगह है, पिंक सिटी है, बहुत क्लीन सिटी है, तो हमको वहां पर रहना है। तो हम क्या करेंगे? निवास करेंगे। निवास करना है यानी रेसिडेंट, रेसिडेंस चाहिए, ठीक है। आशीष एंड क्लब के लोगों को रेसिडेंस चाहिए। अब आशीष एंड क्लब के लोगों को रेसिडेंस चाहिए। अब रेसिडेंस चाहिए तो मैं क्या करूंगा? एक प्रॉपर्टी खरीदूंगा। क्या करूंगा? प्रॉपर्टी खरीदूंगा, मतलब संपत्ति। संपत्ति, ठीक है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या हो गया? प्रॉपर्टी खरीद ली मैंने। अब प्रॉपर्टी खरीद ली, रहना भी चालू कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ तो इनकम चाहिए। इनकम चाहिए तो मैं क्या करूंगा? कुछ तो बिजनेस करूंगा, कुछ तो नौकरी करूंगा, कुछ तो करूंगा, मतलब कुछ तो व्यवसाय करूंगा। अब आशीष एंड क्लब क्या करेगा? व्यवसाय, यानी कुछ तो प्रोफेशन, कुछ तो प्रोफेशन स्टार्ट कर देंगे। प्रोफेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा किस प्रकार से आपको ये आर्टिकल 19 याद रखना है। सबसे पहले क्या करना है? मुझे बहुत अच्छा बोलना आता है, वाक एंड अभिव्यक्ति है मेरे पास, तो मैं क्या बुलाऊंगा? सम्मेलन बुलाऊंगा। सम्मेलन से लोग प्रेरित हो जाएंगे और मेरे साथ समूह बनाना चालू कर देंगे। समूह बनाने के बाद क्या करेंगे? हम लोग कहीं घूमने जाएंगे। घूमने जाएंगे तो वो जगह पसंद आएगी तो निवास करेंगे, और निवास करने के बाद हम क्या करेंगे? आपका क्या करेंगे? वहां पे प्रॉपर्टी खरीदेंगे। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपको क्या करेंगे? वहां पे कुछ धंधा करेंगे, ठीक है। अब देखो ये वाली संपत्ति का अधिकार अभी क्या है? डिलीटेड है। अभी ये हो गया आर्टिकल 300A, है ना। अभी ये क्या बन गया? आर्टिकल 300A बन गया। आपका संविधान संशोधन 44 के तहत इसको क्या कर दिया गया है?
44वां संविधान संशोधन के तहत इसको डिलीट कर दिया गया और आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। क्योंकि क्या हो रहा था, जब फंडामेंटल राइट था, कुछ प्रॉपर्टी यहां से वहां करनी थी तो हम करने में काफी ज्यादा असक्षम थे, है ना, इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, नॉर्मल आपका लीगल राइट कर दिया गया आर्टिकल 300A। ठीक है, डन है। अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद सब 19(1) सभी नागरिकों को 6 अधिकार की गारंटी देती है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और बिना हथियार की इकट्ठा, है ना, ये देख लेना, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के। तो ये तो सिंपल सी बात है, असेंबली करोगे तो भाई आपको ऐसा अधिकार नहीं दे देंगे कि आप कुछ भी असेंबली कर लो। ठीक है, उसके बाद फिर संघ अथवा यूनियन अथवा सहकारी समिति बनाने का अधिकार। अब ये सहकारी समिति इसको बाद में देखेंगे, ये भी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है। इसके पहले सिर्फ संघ और यूनियन बनाने का अधिकार था, है ना, सहकारी समिति बनाने का अधिकार नहीं था। अब देखो, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संरक्षण का अधिकार, है ना, सिंपल सी बात है, आबाद संरक्षण बोल रहा है तो ज्यादा समझ में नहीं आता है। सिंपल सी बात क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जहां आपको देश में जहां जाना है वहां जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने का और बस जाने का अधिकार, ठीक है, आपका रेसिडेंस का अधिकार हो गया। और 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। और कोई भी वित्तीय व्यापार अथवा कारोबार करने का अधिकार, मतलब फ्रीडम टू प्रोफेशन, है ना, यह आ गया आपका। अब उसके बाद लिखा हुआ है ना, मूल रूप से 7 था, उसको अभी क्या कर दिया गया आपका 44वें संविधान संशोधन से, आपका 1978 से क्या कर दिया गया, अब हो गया 6, संपत्ति का अधिकार हटाने से क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में अभी विधिक कानूनी अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, अब अनुच्छेद में 6 मूल अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में 6 मूल अधिकार है। ठीक है, जो हमने पहले देख लिया था। उच्चतम न्यायालय ने क्या फैसला सुनाया कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार में राज्य अथवा उसके उपकरणों को लिखित स्टेट और इस इंस्ट्रूमेंट के अलावा अन्य निजी पक्षकार के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है। तो ऐसा है कि इसको अन्य निजी पक्षकार के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो, ये जो 6 अधिकार है ना, मैंने कल भी बताया था कि सारे के सारे एब्सोल्यूट नहीं है, सब पर कुछ ना कुछ आपके रोक टोक लगे हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि ये जो अधिकार है ये एक साथ पूरी की पूरे हो गए हैं, है ना, तो इन पर कोई रोक टोक नहीं है, तो इन पर भी एक प्रकार से रोक टोक है। तो इस रोक टोक को हमको देखना है कि किस प्रकार से कौन कौन से इसमें आपके रोक टोक लगे हुए हैं। तो ये रोक टोक किसके तहत लगे, अनुच्छेद 19(2) के तहत लगे हुए हैं, है ना। एक चीज और लिख लो कि आर्टिकल 19 के जो अधिकार हैं, है ना, ये आपका विदेशी नागरिकों को अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक और कंपनी को है, विदेशी नागरिक को नहीं है। ठीक है, विदेशी नागरिक को हम कहीं भी आने जाने की, है ना, इनर लाइन परमिट है हमारा, और फिर कहीं भी प्रोफेशन की बहुत सारी चीज का रिस्ट्रिक्शन होता है, तो वो हमको देखना पड़ता है कि क्या चीज को हमको देखना है और क्या चीज को नहीं देखना है। ठीक है, अब देखो, रिस्ट्रिक्शन से पहले हम देख लेते हैं कि आपका अनुच्छेद 19(1) में आपका क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो इसमें क्या क्या अधिकार शामिल होते हैं, इसको एकदम से याद नहीं रखना है ना, इसको सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ लेना है ना, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं डालना है। तो इसमें क्या क्या है, देखो, अपने अथवा किसी अन्य के विचार को प्रसारित करने का अधिकार, मतलब खुद का जो विचार है और दूसरों के विचार है उसको आप प्रसारित कर सकते हो, ये 19 के तहत आएगा। प्रेस भी किसके तहत आएगा, प्रेस किसके तहत आएगा, आपका 19 के तहत आएगा, है ना। व्यवसायिक विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट पेपर में आता है इतना बड़ा बड़ा, ये भी किसके तहत आ रहा है, 19 के तहत आ रहा है। फोन टैपिंग आपकी कोई नहीं कर सकता, है ना, कोई आपकी फोन टैपिंग करता है तो आपको पूछेगा किस आर्टिकल के विरुद्ध है, तो 19 के विरुद्ध है ना। प्रसारित करने का अधिकार मतलब टीवी भी है ना, आप प्रसारित कर सकते हो टीवी में। किसी राजनीतिक दल अथवा संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी बंद बुला रही है, आपको अपना दुकान बंद नहीं करना है तो आप मत कीजिए ना बंद, तो ये आपका आर्टिकल 19 के तहत अधिकार है। ठीक है, सरकारी गतिविधियों को जानने का अधिकार, इसके लिए क्या आया आपके लिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना, क्या आया इसके लिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना, आरटीआई के तहत आप क्या कर सकते हो, सरकारी गतिविधि जितनी भी है उसको आप जान सकते हो। अगला देखते हैं, चुप रहने का अधिकार, अगर आप राइट टू साइलेंस भी आर्टिकल 19 के तहत आता है, याद नहीं रखना है, बस देख लो। किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, है ना, तो पहले से प्रतिबंध लगाया गया, उसके खिलाफ आप
अपील कर सकते हो। प्रदर्शन विरोध का अधिकार, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, आपको स्ट्राइक का अधिकार नहीं है लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है, है ना, हड़ताल का अधिकार नहीं है, स्ट्राइक का अधिकार नहीं है, ठीक है, स्ट्राइक का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, अभी तो हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर हर तिरंगा के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार सबको दे दिया। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की पृष्ठभूमि जानने का अधिकार, है ना, मतदाताओं को है, तो इसलिए क्या होता है, अभी जितने भी लोग आपके चुनाव में खड़े होते हैं उन लोग क्या करते हैं, आपका एडवर्टाइजमेंट देते हैं। किस में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हमारे खिलाफ ये धाराएं लगी हुई है, ये सारी चीजें हमारे खिलाफ है, ठीक है। लैंगिक पहचान व्यक्त करने का अधिकार, तो आप व्यक्त कर सकते हो कि आपकी लैंगिक पहचान क्या है। प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर शिक्षा का माध्यम चुनने का अधिकार, है ना, तो अभी एनईपी आया है, उसमें क्या है आपका, आप अपनी भाषा चुन सकते हो कि आप कौन सी भाषा में, आप अपने मदर टंग में पढ़ना चाह रहे हो, हिंदी में पढ़ना चाह रहे हो, इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हो। उत्तर देने का अधिकार, आलोचना का उत्तर देने का अधिकार, कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो आप उसका जवाब भी दे सकते हो, ठीक है। और क्या आपका इंटरनेट सोशल मीडिया पर जानकारी वीडियो पोस्ट करने का अधिकार, है ना, तो आपके फेसबुक पे आपका क्या करते हो, आप वीडियो पोस्ट करते हो, तो ये सारी चीज आपका है ना। फिल्म निर्माता को अपनी फिल्म प्रदर्शित करने का अधिकार, और क्या है, इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार। अब देखो इंटरनेट वाला देखो यहां पे लिख लेते हैं, इंटरनेट का एक्सेस के लिए यहां पे दो केसेस हुए हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक है अनुराधा भसीन केस, अनुराधा भसीन केस, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुराधा भसीन केस ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंटरनेट का अधिकार दिलाने में बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ। उसके बाद फिर गुलाम नबी आजाद केस, कौन है गुलाम नबी आजाद, ये क्या है, आपके जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री थे कांग्रेस से, ठीक है। तो गुलाम नबी आजाद केस में क्या कहा गया कि जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 या फिर और भी बहुत सारे केसेस के कारण क्या हो रहा था कि वहां पे लगातार कर्फ्यू रहता था और इंटरनेट शट डाउन करना पड़ता था क्योंकि वहां पे बहुत सारे आतंकवादी एक्टिविटीज होती थी, तो वो अनरेस्ट ना फैला पाए इसलिए इंटरनेट शट डाउन करना पड़ता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि लगातार इंटरनेट का शट डाउन करना भी उनके मौलिक अधिकार का हनन है ना, आप वॉक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। क्या होता है, इससे हम अपनी स्पीच और एक्सप्रेशन को हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो ये जितना बार बार आपका इंटरनेट शट डाउन हो रहा है उसके कारण यह अभिव्यक्ति आपकी जा रही है, तो ये उन्होंने डिसीजन दिया, ठीक है। अब अनुच्छेद 19(2) में क्या लिखा हुआ है कि इस पर कुछ प्रतिबंध हो सकता है ना, जो भी इतने आर्टिकल्स हैं आपके 19 में, वाक और अभिव्यक्ति में क्या क्या आप प्रतिबंध लगा सकते हो, किस किस कंडीशन में दिया हुआ है ना। तो क्या क्या प्रतिबंध, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, तो ये पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया, ठीक है, इसको अलग से और देखेंगे, है ना। किसी अपराध के लिए उकसाना, इसको भी पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत डाला गया। लोक व्यवस्था, है ना, लोक व्यवस्था ये भी पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डाला गया। भारत की संप्रभुता और अखंडता 16वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डाला गया, ठीक है। और बाकी क्या है, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, राज्य की सुरक्षा, शालीनता और नैतिकता। तो टोटल आपका 8 रिस्ट्रिक्शन है ना, टोटल आपका 8 रिस्ट्रिक्शन है जिसको हम देखते हैं। 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, है ना। जब 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो इसके पहले हमने क्या देखा था कि किस प्रकार से सारी चीजें आपकी हो रही है ना। तो रिस्ट्रिक्शन की बात जब हो रही है तो रिस्ट्रिक्शन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर चीज अगर आप सोल्यूट दे दोगे तो कहीं पर भी तो स्कोप होना चाहिए ना। तो पहला क्या है, भारत की संप्रभुता एवं एकता और अखंडता, है ना। मतलब भारत की संप्रभुता पे कोई कुठाराघात कर रहा है, कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है भारत को। याद है आपको शरजील इमाम का केस, वो चिकन नेक की बात करते थे, है ना, कि हम चिकन नेक काट देंगे तो भारत का नॉर्थ ईस्ट से संबंध टूट जाएगा। तो भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और अखंडता पर चोट था। आज भी वो सब शरजील इमाम कहाँ है, जेल पे सड़ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा आप बोल सकते हो कि कुठाराघात था भारत की संप्रभुता पर। तो इस तरीके की अभिव्यक्ति का हम अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। पहला हो गया
दूसरा क्या है, भारत की सुरक्षा। अब भारत की सुरक्षा से मुझे याद आता है इसमें कैसे हुआ था, 26/11 का हमला चल रहा था और एनडीटीवी लाइव फुटेज दे रहा है। मतलब एनडीटीवी को देखकर ये लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपको कहां जाना है ना। तो इसलिए उस पर एक दिन का बैन भी लगा हुआ था। ठीक है, मित्र देश के साथ संबंध, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो पास में आपकी हो चुकी है लेकिन आज आप नहीं खोलना चाहते हो। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कैसे हुई किसी को नहीं पता, है ना। होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु कैसे हुई किसी को नहीं पता। और ये मित्र देश के साथ संबंध के चक्कर में आपकी बहुत सारी चीजें रुकी हुई है। ठीक है, चौथा क्या जाएगा आपका, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, है ना। आपका चौथा आ जाएगा लोक व्यवस्था हो जाएगा, है ना। और आपका पांचवा क्या हो जाएगा, न्यायालय, मानहानि लिख लो, मानहानि। किसी को भी मानहानि का अधिकार नहीं है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि किसी की मानहानि हो जाए। जैसे क्या होता है कि कोर्ट में चला जाता है मामला, तो जैसे अरविंद केजरीवाल वाला केस है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसी ऐसी बातें करी कि लोगों की मानहानि हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद माफी मांग के उस चीज को सेटल किया जा सकता है। क्या हो गया, न्यायालय की अवमानना। आप न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते हो, कोर्ट का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये 6 हो गया। उसके बाद 7 क्या हो जाएगा, सदाचार और शिष्टाचार। आप ऐसी बात नहीं कर सकते हो कि असभ्य हो। जैसे अभी आपका एक शो आता था, इंडियाज गॉट लेटेंट, है ना। उस शो पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों टिप्पणी करी, क्यों उनको उन पर बैन लगाया जा रहा है, क्योंकि सदाचार और शिष्टाचार का फॉलो नहीं किया गया है ना। जिस सभ्य भाषा में बात करनी चाहिए, जिस सभ्य भाषा में आपकी वाणी होनी चाहिए, उस सभ्यता की बहुत ज्यादा कमी थी उसमें। ठीक है, मतलब जिस तरीके की चीजों को बताया गया, तो आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। लेकिन वहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। कुछ लोग ये बोल रहे थे ये तो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन इसको पढ़ो ना, आप 7वें पॉइंट को पढ़ो, सदाचार और शिष्टाचार। लोग नहीं पढ़ रहे हैं इस पॉइंट को। आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है ना। ठीक, 8वां पॉइंट क्या हो गया, अपराध के लिए उकसाना, के लिए उकसाना। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलो, है ना। क्या होता है, कम्युनल वायलेंस हो जाता है कई बार, कि जैसे एक बयान याद आता है ओवैसी ब्रदर का, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए। तो ये क्या अपराध के लिए उकसाना है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम दंगा कर देंगे। इस प्रकार की जो बातें हैं वो काफी ज्यादा, है ना, काफी ज्यादा मतलब आपकी रोकी जाती है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, अब आपका आ जाता है आपका अनुच्छेद 19 खा या फिर 19 बी, 19(1) का बी, है ना। 19(1) का बी, खा लिखो या बी लिखो, ज्यादा बी ज्यादा प्रेफर करो। ठीक है, क्योंकि का खा गा में कई बार आपके कंफ्यूजन ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो क्या है, सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियार के संगठित होने का अधिकार है ना। क्या लिखा हुआ है, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के संगठित। कहां पर, सार्वजनिक बैठक हो रही है, प्रदर्शन कर सकते हो, जुलूस निकाल सकते हो, सब कर सकते हो, है ना। प्रदर्शन कर लो कि मेरा ये मांग पूरा नहीं हो रहा है, जुलूस निकाल लो कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, और केवल सार्वजनिक भूमि पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शांतिपूर्ण तरीके के, बिना हथियार के। प्राइवेट लैंड पर आप बोलोगे कि मुझे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना है, मेरे जमीन पर, है ना, मेरा प्राइवेट लैंड है, मेरा प्राइवेट खेत है, मेरा प्राइवेट ऐसे रिसोर्ट है, कुछ भी है, वहां पर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हो। आपको कहां पर करना है, गवर्नमेंट पर। इसलिए क्या बोलता है, रामलीला मैदान पर जाता है ना प्रदर्शन करने, क्योंकि वो अलॉटेड है कि वहां पर आप प्रदर्शन कीजिए। ठीक है, हिंसा, अव्यवस्था, दंगापूर्ण सम्मेलन अथवा ऐसी सभा जो लोक शांति भंग करती है अथवा जिसमें हथियार शामिल हो, उसकी संरक्षण प्रदान नहीं करता है। तो सिंपल सी बात है, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ना। आपकी लिखा हुआ है शांतिपूर्वक, तो ऐसा नहीं है कि दंगा हो रहा है, ऐसा हिंसा हो रहा है, ऐसी वाले तो अलाउड ही नहीं होंगे, कहीं पे भी अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है।
इस पॉइंट को बहुत ही ज्यादा आपको नोट कर लेना है कि हड़ताल का अधिकार आपका शामिल नहीं है। अब इसमें भी 19(3) के तहत रिस्ट्रिक्शन है ना। 19(3) के तहत क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है? पहला क्या आपका भारत की संप्रभुता और अखंडता, है ना, वही वाली बात है। भारत की आप ऐसे इकट्ठा हो रहे हो, इकट्ठा होके, जैसे सर्जिल इमाम ने क्या किया था, एक सभा को संबोधित किया था इकट्ठा होकर, तो क्या भारत की एकता और संप्रभुता आप पे कुठाराघात किया था, है ना। आप ऐसे इकट्ठा हो रहे हो कि लोक व्यवस्था के लिए आपकी हानि आ रही है। जैसे क्या हो जाएगा, अभी होली और जुम्मा, जो रमजान पे जुम्मा जो पड़ रहा है वो साथ में आया था, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, है ना। तो वहां पर लोग, अगर लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं तो आपके पब्लिक ऑर्डर में परेशानी आएगी, है ना। और तो ये दो चीजें हैं, ये दो जो चीजें हैं ये आपके रिस्ट्रिक्शंस है आपके 19(1) के बी में, यानी आपके जो असेंबली वाले सेक्शन में, ठीक है। अब इस पे भी धारा 144 है दंड प्रक्रिया संहिता आईपीसी के तहत, है ना। इसमें क्या होता है, मजिस्ट्रेट जो है वो ऐसे कंडीशंस देखता है कि यहां पर ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे तो दंगा का सिचुएशन आ सकता है, पब्लिक ऑर्डर खत्म हो सकता है, तो वहां पर वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि 5 लोग से ज्यादा आप इकट्ठा नहीं हो सकते, है ना। इसी को धारा 141 बन गया भारतीय दंड संहिता में। 5 अथवा उससे अधिक लोगों का एकत्र होना गैर कानूनी हो सकता है यदि उसका उद्देश्य किसी कानून के कार्यान्वयन अथवा कानूनी प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करना हो। इसकी डिटेल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि आप किसी भी चीज पे अवरोध डाल रहे हो तो उसको इकट्ठा करने पहले 144 था, अब 141 हो गया। अब आपका क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 19(1) का सी। 19(1) के सी में क्या है आपका, संघ बनाने का अधिकार, है ना, संघ, यूनियन, और आपका क्या है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति बनाने का अधिकार। सहकारी समिति बनाने का अधिकार कब मिला, आपका 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपका सहकारी समिति बनाने का अधिकार मिला 2011 के। उसके पहले सहकारी समिति वाला एडेड नहीं था। तो ना सिर्फ फंडामेंटल राइट में ऐड हुआ, आपका डीपीएसपी में भी ऐड हुआ, ये सारी चीजें, ठीक है। तो देखो, सभी नागरिकों को संघ, यूनियन अथवा सहकारी समिति गठित करने का अधिकार होगा, ठीक है। गठन का अधिकार में आपका क्या आ जाता है, राजनीतिक दल बना लो, है ना, कंपनी बना लो, साझा फर्म बना लो, कोई क्लब बना लो, जैसे मैंने क्या बनाया था, आशीष क्लब बनाया था अपना, कोई क्लब बना लो, संगठन बना लो व्यापार के लिए, है ना, व्यापारिक संगठन बना लो, ये सारी चीजें आप बना सकते हो, ठीक है। अब इस संघ को जारी रखने का अधिकार शामिल है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। अब इस पे भी रिस्ट्रिक्शंस है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता, इसको आप हानि नहीं पहुंचा सकते हो, लोक व्यवस्था और नैतिकता, इसमें 3 रिस्ट्रिक्शंस है। भारत की अखंडता, एकता, सेम वाली चीज होगी ना, अखंडता, एकता, संप्रभुता, लोक व्यवस्था और आपका नैतिकता। ऐसा कोई संगठन नहीं बनाओ कि नैतिक मामलों में वो चीज गलत हो जाए, ठीक है। भारत की एकता तोड़ने के लिए जैसे क्या संगठन बनता है आपका, इस तरीके से सोच सकते हो कि कोई आप टेररिस्ट आउटफिट बना रहे हो, तो टेररिस्ट आउटफिट बनाने का अधिकार तो नहीं होने वाला है, कहीं से भी आपका टेररिस्ट आउटफिट बनाने का अधिकार तो नहीं दिया जा सकता है ना। उसी प्रकार से आप ऐसी कोई चीज नहीं बना सकते हो कि नैतिक मूल्यों के खिलाफ हो, है ना, नैतिक मूल्यों के खिलाफ वाली चीज को आप नहीं बना सकते हो। और आप क्या बना सकते, आप ऐसे कोई संगठन नहीं बना सकते हो जो हमेशा लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर को खराब करने की कोशिश करे, ठीक है। अब देखो, संघ की मान्यता प्राप्त करने का अधिकार मूल अधिकार में नहीं है। अब जैसे आपने कोई संघ बना लिया तो क्या उसको मान्यता प्राप्त होगी उस पर्टिकुलर यूनियन से, ये मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। अब उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, श्रमिक संगठन है, ट्रेड यूनियन है, उसके पास क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या अधिकार नहीं होंगे, तो इनके पास सौदेबाजी का अधिकार नहीं होगा, है ना। आप सौदाबाजी नहीं कर सकते हो कि हमको ये गारंटी चाहिए, हमको ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए, ये नहीं कर सकते हो। आप क्या नहीं कर सकते हो, स्ट्राइक नहीं कर सकते हो, हड़ताल नहीं कर सकते हो, आप हड़ताल नहीं कर सकते हो, आप लॉकडाउन भी नहीं कर सकते हो, मतलब तालाबंदी नहीं कर सकते हो, लॉकडाउन नहीं कर सकते हो, स्ट्राइक नहीं कर सकते हो। ये 3 चीजें जो है इसने क्लियरली लिख दिया है, उच्चतम न्यायालय के आपके डिसीजन में ये चीज क्लियरली हो गई है कि आप ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हो, मतलब नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आर्टिकल 19(1) का डी,
है ना। अभी तक हमने क्या किया, हम बोल रहे थे, असेंबली कर लिया और हमने यूनियन बना लिया। अब हमको कहीं घूमने जाना है, कहाँ गए थे हम, जयपुर जा रहे हैं। तो आबाद संरक्षण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप कहीं भी अच्छे से आ जा सकते हो। अब देखो इस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में दो चीजें हैं, इंटर स्टेट है यानी छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़, मतलब इंटर स्टेट मतलब छत्तीसगढ़ से आप महाराष्ट्र जाओ, राजस्थान जाओ, यूपी जाओ, कहीं भी जाओ, ठीक है। और इंट्रा स्टेट है, मतलब आप छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ दुर्ग से रायपुर जाओ, रायपुर से बिलासपुर जाओ, ठीक है, यहां कहीं भी मूव कर सकते हो। अब इसका उद्देश्य क्या है, भारत की एकता अखंडता भावना को बढ़ावा देना। जैसे अभी क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब बना है, उसका क्या है कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट गुजरात जाते हैं, गुजरात के स्टूडेंट छत्तीसगढ़ आते हैं, उसी तरह मणिपुर के स्टूडेंट आपका तमिलनाडु आ रहे हैं, इस तरीके से, ताकि क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके। तो हमको घूमने जाना है, इससे क्या होगा, हमको गुजरात की संस्कृति के बारे में पता चलेगा। अभी जैसे कि मूवी आई है छावा, जब हम छत्रपति संभाजी नगर जाएंगे तो हमको इस महानता के बारे में पता चलेगा कि किस प्रकार से कुर्बानियां दी हैं, क्यों आज आप एग्जिस्ट कर रहे हो, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे छत्रपति संभाजी महाराज है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, किस प्रकार से जो चीजें है ना, वो चीज आपको बिल्कुल समझ में आने वाली है, ठीक है। और क्या चीजें है आपकी यहाँ पे मूवमेंट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे वेश्याओं के संरक्षण में सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध किया गया। क्यों किया गया, जैसे क्या होता है, वेश्या होते हैं, वेश्यावृत्ति जो प्रोस्टिट्यूशन होता है, उसमें इस प्रकार की बीमारी हो जाती है, मेनली एड्स वाली बीमारी हो जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति एड्स की बीमारी के साथ क्या कर रहा है, आपका ट्रैवल कर रहा है, तो उससे क्या होगा, ट्रैवल करने से ना सिर्फ उस इंसान को खतरा है, बल्कि उसके सिवा और भी लोगों को यहां पर खतरा होगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसको रोक दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पर दो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 क्या कहता है कि आप जो भारत में जो भ्रमण करोगे वो आपका आर्टिकल 19 के तहत आएगा, लेकिन अगर आपको विदेश जाना है, वो किससे रिलेटेड है, आपका आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 आपका आंतरिक संरक्षण और आर्टिकल 21 बाहरी संरक्षण, है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस में देखेंगे कि किस प्रकार से आपका आंतरिक और बाहरी, ठीक है। हाँ, अब इसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इसका आर्टिकल क्या है, 19(5). 19(5) के तहत दो रिस्ट्रिक्शंस है, और यही रिस्ट्रिक्शन आपके अगले वाले आर्टिकल के लिए भी आएगा, है ना। अगला वाला आर्टिकल जो है आप निवास वाला, दोनों निवास और ट्रैवल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो यहां पर यह आर्टिकल भी, ये रिस्ट्रिक्शन उसके लिए भी आएगा, तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं बताऊंगा, यही रिस्ट्रिक्शन रहेगा। लोकहित, है ना, लोकहित के लिए, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट में, है ना, इन पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे एड्स हुआ था, है ना, एड्स हुआ है, अगर उनको ट्रैवल की अनुमति दे दी जाए तो क्या हो जाएगा, आपका पब्लिक इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, प्रोटेक्शन ऑफ एसटी, मतलब अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित क्षेत्रों को प्रोटेक्शन का संरक्षण, इसके लिए क्या दिया जाता है, आपका नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या है आपके पास, इनर लाइन परमिट से, है ना, क्या मिलता है आपका, इनर लाइन परमिट मिलता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से इस पे इनर लाइन परमिट मिलता है, तो वो चीजें आपकी काफी ज्यादा क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला आपका 19(1) का ई, यानी निवास की स्वतंत्रता। अब इस निवास की स्वतंत्रता में दो चीजें होती है, एक हो जाएगी आपकी टेम्पररी, मुझे किराए पर रहना है, और दूसरा हो जाएगा परमानेंट, मुझे यहां पर मूल निवासी चाहिए, ठीक है, लिखा भी होगा। प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने बसने का अधिकार है, अस्थायी रूप से रहने का अधिकार है और स्थायी रूप से भी रहने का अधिकार है, मतलब आपको परमानेंट मूल रेसिडेंसी है। इसका आशय है कि देश के भीतर आंतरिक बाधाओं को दूर करना, राष्ट्रवाद को बढ़ाना, ठीक है। वही सेम बातें रिपीट हो रही है जो आपके किसमें हो रही थी, फ्रीडम मूवमेंट में हो रही थी, सेम बातें इस पे भी रिपीट हो रही है, ठीक है। अब इस पे भी 19(5) का क्या प्रतिबंध है आपका, आम जनता के हित में और आपका अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। उसके बाद देश के कई हिस्सों में आदिवासी को अपने पारंपरिक और कानून के अनुसार संपत्ति अधिकार को विनियमित करने का अनुमति दी गई है, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पर आप क्या कर सकते हो,
संपत्ति नहीं खरीद सकते हो, है ना, तो वहां पर निवास भी नहीं कर सकते हो। तो वो सारी चीजें आपके आदिवासी लोगों को दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने वेश्या और आदतन अपराधी, ये सेम चीजें है जो वहां पे हमने पढ़ी थी, तो दोनों पूरक है, लिखा भी होगा, निवास का अधिकार और संरक्षण का अधिकार एक दूसरे के पूरक है। क्या है? एक दूसरे के पूरक है, निवास और संरक्षण का अधिकार। अब आपका आखिरी आ जाता है 19(1) का जी। अब बोलोगे सर एफ कहां गया? एफ क्या हो गया? डिलीट हो गया 44वें संविधान संशोधन से, एफ आपका डिलीट हो चुका है ना, एफ आपका डिलीट हो चुका है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता, तो व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता में क्या है? सभी नागरिकों को किसी भी प्रकार का व्यवसाय, पेशा अपनाने, व्यापार व्यवसाय शुरू करने का अधिकार है। कुछ भी करो, आप जॉब करो, आप कोई भी व्यापार कर लो, लेकिन इसमें क्या है, आप ऐसा नहीं है कि इलीगल व्यापार कर लोगे, है ना, ऐसा नहीं है कि ड्रग्स का धंधा कर रहे हो। हमारे छत्तीसगढ़ में क्या खुला था? महादेव ऐप, महादेव सट्टा ऐप, तो क्या उसका अधिकार है? नहीं है, तभी तो धरपकड़ हो रहा है ना। इलीगल दारू का अधिकार है? नहीं है। लेकिन अब इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकता है? इसमें सरकार क्या कर सकती है, कुछ क्वालिफिकेशन, जैसे कोई जॉब है तो उसके लिए बोल दिया गया, जैसे एडीआई का पोस्ट आया है, तो एडीआई के पोस्ट में क्या बोल दिया जाएगा कि आपको एमएससी चाहिए या एमए चाहिए, एमकॉम चाहिए किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो ये मिनिमम रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है ना सरकार। जैसे लिखा भी होगा यहाँ पे, है ना, अनुच्छेद 16(6), राज्य सार्वजनिक हित के प्रयोग में युक्तियुक्तियन प्रतिबंध लगा सकती है। इसके अतिरिक्त राज्य का अधिकार क्या है? क्या अधिकार है राज्य का? किसी पेशे, व्यापार अथवा व्यवसाय में पेशेगत तकनीकी योग्यता को जरूर ठहराना। और दूसरा क्या है? कुछ ऐसे फील्ड हैं जहां पर बिजनेस करने की अनुमति नहीं दे सकती सरकार, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, एटॉमिक, है ना। अब तो सरकार धीरे धीरे बहुत सारी चीजों पे रिलैक्स कर रही, पहले सारी चीजें कौन करती थी? गवर्नमेंट करती थी। तो ये भी अधिकार किसके पास है? ये किसके पास है? राज्य के पास है। और राज्य का अपने एकाधिकार को उचित ठहराने का आवश्यक नहीं है ना। राज्य ऐसे नहीं है कि राज्य को बताना पड़ेगा कि भैया मैंने ये चीज क्यों किया, ठीक है, तो ये चीज एकदम क्लियर है, ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक आपका क्या हो गया? आर्टिकल 19 हो गया, है ना। आर्टिकल 19 एक बार फिर से, पहले क्या था? वाक एवं अभिव्यक्ति, उसके बाद फिर आप सम्मेलन करोगे, सम्मेलन करने के बाद असेंबली करोगे, असेंबली करने के बाद आप क्या असेंबली, सॉरी, सम्मेलन ही असेंबली है ना। सम्मेलन करने के बाद आप संगठन बनाओगे, संगठन बनाने के बाद आप घूमने जाओगे, घूमने के बाद निवास करोगे, फिर आप धंधा करोगे ताकि आप अच्छे से रह सको। तो ऐसे आपको एकदम कंप्लीटली आर्टिकल 19 को याद रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा 19 का जितना भी ओवरव्यू था। अब अगला देखते हैं, अगला क्या? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब देखो यहाँ पे 20 और 22 में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो 20 में क्या है? जो भी आपका अपराध हुआ है ना, उसमें किस प्रकार के एक दोषी को क्या क्या प्रोटेक्शन मिलते हैं, है ना, कि आप अपने खिलाफ क्या गवाही नहीं दे सकते हो, आपको सजा कब मिलेगी, किस प्रकार की सजा आपको मिलने वाली है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी आती है ना। तो इसमें 3 प्रकार की चीजें होती है। एक तो होती है भूत विधि कानून, है ना, क्या? भूत लक्षी विधि, है ना, नो एक्स फैक्ट पोस्टो, ठीक है, ये वाली चीज होती है। और दूसरा है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। तीसरा है कि आप स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए आपको कोई भी बाध्य नहीं कर सकता, ठीक है। ये 3 चीजें आपको देखनी है। किसी भी अभियुक्त अथवा दोषी करार व्यक्ति, जो चाहे वह नागरिक हो अथवा विदेशी हो, अथवा किसी कंपनी अथवा निगम जैसे विधिक व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने अतिरिक्त दंड के संरक्षण प्रदान करता है। मतलब मनमाना दंड नहीं मिलने वाला है ना। आपका यह चीज ध्यान में रखना है कि मनमाना दंड नहीं होना चाहिए। अब कोई कार्योत्तर पूर्व प्रभावी कानून नहीं पूर्वव्यापी रूप से दंड लगाता है। मतलब सिंपल सी बात है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं भूतलक्षी विधि, ठीक है। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, भूतलक्षी विधि। इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो? पिछले के लिए कानून बना रहे हो। अपराध अभी हो रहा है ना, अपराध अभी हो रहा है तो अभी का कानून लगना चाहिए ना, लेकिन आप बैक डेट पे कानून बना रहे हो, तो ये चीज नहीं चलने वाली। क्या लिखा हुआ है देखो, किसी भी व्यक्ति को अधिनियम के समय लागू कानून के उल्लंघन के सिवा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अभी जो कानून लागू है, मान लो कि क्या होता है कि क्या ले सकते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं।
आपने अभी चोरी की है ना, और अभी 10 रुपए के चोरी के लिए कोई सजा नहीं है, ठीक है, आपका ट्रायल चल रहा है, उस बीच में कोई कानून लागू हो गया तो आपको उस कानून से सजा नहीं मिल सकती, क्योंकि आपने जस्ट जब अपराध किया है तब आपके लिए कानून लागू नहीं था, ठीक है। ना ही अपराध किए जाने के समय प्रवृत्त कानून द्वारा निर्धारित दंड से अधिक दंड लगाया जा सकता है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ किस पे हो सकता है पता है? आपराधिक। यह सीमा केवल आपराधिक कानून पर लागू होती है, सिविल कानून अथवा कर कानून पर नहीं होती, है ना। अगर टैक्सेशन वाला है तो उसको बैकडेट पे आपका किया जा सकता है, लेकिन आपराधिक कानून पर नहीं है। मर्डर कर दिया, ये इस पर नहीं है, ठीक है। इसका किसी व्यक्ति से निवारक अभिरक्षा अथवा व्यक्ति से सुरक्षा की मांग मामले में दावा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आप व्यक्ति से सुरक्षा नहीं मान सकते हो, ठीक है, कि बॉडी गार्ड है, ये सारी चीजें आपकी नहीं हो सकती है ना। यार ये थोड़ा सा गलत हो गया, अरे थोड़ा सा 42 में ही काट दे, या फिर से रिकॉर्ड करना है? हाँ ये, अरे एक ही आर्टिकल हो अभी तो 19 भर हो। हाँ नहीं नहीं, यही 20 ला फिर से करूँ, यही 42 में रुके रहोगा, ओला फिर से करूँगा तो ये फिर से करूँ। हाँ हाँ हाँ, अनुच्छेद 20 चालू करूँ। अरे एक तो चीज ए भाई तेला मैं बोल नहीं पाता हूँ, भूत लक्षी विधि लिखा है यार। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ लिख दे तो पता है, मैं नोट्स में लिखा हूं ना का तो ओगरे से तो गड़बड़ हो गई। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, हाँ अबे कितना तक मारो यार, 22 तक मारे तो हैं। मेन 31 और 32 से बाकी सब तो 2 मिनट में निपटा जी। साला पहला जो वो 14 से 18 भी 14 बहुत खींचे रहो, तान मेरा एहसास हो जाते ना बोला, तान फिर फास्ट भगा रहे तो पता है, अभी मैं जाना तो बोला एहसास हो गया मैं फास्ट भगाऊं अब। अरे तब नहीं बोल पाए रहे ना बंदा टाइम, बहुत लच्छी, ठीक है। चलो चालू करते हैं। तो अब देखो ये पूरा का पूरा 19 हो गया, अब देखते हैं 20 में क्या है। 20 बेसिकली इस चीज के लिए फेमस है कि किस प्रकार से आपका जो अपराधियों के लिए राइट्स है ना, क्या लिखा हुआ है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना। तो दोष सिद्धि हो रही तो किस किस प्रकार का संरक्षण मिला हुआ है ना, क्या चीजें उनको बचाती है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसको पहले पढ़ लेते हैं। इसको किसी भी अभियुक्त अथवा दोषी करार व्यक्ति जो चाहे नागरिक हो, विदेशी हो, किसी कंपनी अथवा निगम जैसा विधिक व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड के संरक्षण का प्रदान करता है। तो आप मनमाना दंड नहीं दे सकते हो किसी को भी, ठीक है। तो क्या है, एक कॉन्सेप्ट है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसी को हिंदी में कहते हैं भूत लक्षी विधि। मतलब कानून अगर जिस समय मैं अपराध कर रहा हूं, कानून अगर उसके पहले उसके बाद बन रहा है तो मुझे उस अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती है, ठीक है। जैसे क्या लिखा हुआ है देखो, किसी भी व्यक्ति को अधिनियम के समय
लागू कानून के उल्लंघन के सिवा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ना ही अपराध किए जाने के समय प्रवृत्त कानून द्वारा निर्धारित दंड से अधिक दंड लगाया जा सकता है ना। तो ये चीज नहीं की जा सकती है। बैक डेट पे मैं कानून बना रहा हूं, जैसे मान लो कि हाथ काटना है ना, हाथ काटने पे आज कोई भी दंड नहीं है और मेरा ट्रायल चल रहा है और आज से 10 दिन बाद हाथ काटने के लिए दंड आ जाता है, तो मुझे कोई भी दंड नहीं होगा, क्योंकि उस समय पे कोई भी उसके लिए कानून नहीं था। तो यही है, और ये किसके लिए अवेलेबल है? सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल के लिए, क्रिमिनल केसेस के लिए। आपराधिक कानून पर ही लागू होता है ये, सिविल कानून पर ये किया जा सकता है ना। टैक्स के लिए कोई कानून है तो आप आज बना सकते हो, ऐसे आपका केस चल रहा है और आज आपने कुछ लॉ बना दिया तो वो लागू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक और चीज आती है, दो चीज और आती है, दोहरी क्षति नहीं, यानी नो डबल जियोपैरिटी, मतलब किसी एक व्यक्ति को एक ही गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है, ठीक है, 2 बार उसको सजा नहीं दी जा सकती है। और दूसरा क्या है? कोई आत्म दोषारोपण नहीं, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब किसी भी अभियुक्त को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए, है ना, मैंने कोई गलती की है, मैं अपने खिलाफ क्यों गवाही दूंगा, तो उसके लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? अंगूठा लगाना है ना, आपका जैसे बॉडी का प्रदर्शन होता है, आपके कुछ मार्क्स होंगे, है ना, कुछ स्केयर्स है, तो वो आपको दिखाने पड़ेंगे। जैसे होता है ना, ऐसे आप जाओगे जेल में तो ऐसे सारे तरफ का फोटो लिया जाता है, तो वो चीज़ है, ठीक है। उसके बाद फिर अंगूठे का निशान लगाना है तो आपको करना पड़ेगा, आपको खून देना है डीएनए जांच के लिए, वो करना पड़ेगा, शरीर की अनिवार्य प्रदर्शन, सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप अपने जबान से ये नहीं होगा कि आपको मजबूर किया जाएगा कि आप गुनाह को कबूलो, अपने खिलाफ गवाही दो, तो ये चीज मौखिक और दस्तावेजी साथ के मजबूर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, डन है। तो ये आपका आर्टिकल 20 हो गया, इसमें 3 चीजें थी, है ना, तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये मेनली अपराधियों के लिए। अब आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। जब आर्टिकल 21 आता है तो आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? इसको हार्ट कहा है, मतलब ये फंडामेंटल राइट का दिल है, फंडामेंटल राइट का दिल है, ठीक है, क्योंकि यही आर्टिकल 21 है, सब कुछ डिफाइन करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना, क्या है? किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण अथवा दैहिक स्वतंत्रता विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुसार ही वंचित किया जा सकता है ना, जो प्रोसीजर लॉ में स्टैब्लिश्ड है उसी के तहत ही उसको वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यह अधिकार नागरिकों गैर नागरिकों दोनों को उपलब्ध है ना, यहां पे ऊपर लिखा हुआ है वो उपलब्ध है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर 2 चीजें ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान की प्रक्रिया है, जापानी संविधान से ली गई है। किसी भी प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली कानून की वैधता पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि वह कानून अनुचित, नाजायज और अन्यायपूर्ण है। तो जो भी प्रक्रिया है उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते हो अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। लेकिन यहां पर विधि की उचित प्रक्रिया, यह अमेरिकी सिद्धांत है। इसमें क्या है? एक सिद्धांत जो ना केवल यह जांचता है कि कोई कानून किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से नहीं वंचित करता, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि कानून निष्पक्ष और उचित रूप से बनाया गया हो। देखो, पहला वाला क्या था, ये नहीं देखता है कि कानून सही से बनाया गया कि नहीं, दूसरा वाला ये भी देखेगा कि कानून को सही तरीके से बनाया गया कि नहीं। तो ये वाला जो वाइडर इंटरप्रिटेशन है ये बाद में लिया गया, जब मेनका गांधी केस हुआ तब ये इंटरप्रिटेशन लिया गया, उसके पहले ये इंटरप्रिटेशन नहीं लिया गया था, है ना। मेनका गांधी केस में ये वाइडर इंटरप्रिटेशन लिया गया कि आपको क्या देखना है कि विधि की उचित प्रक्रिया भी फॉलो हो रही कि नहीं, उसके पहले ये चीज नहीं थी। अब देखो, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट केसेस है, ऐतिहासिक केस है, ये आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहला केस आता है आपका ए.के. गोपालन का केस, ए.के. गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, स्टेट ऑफ मद्रास। अब इसमें 2 चीजें कही कि आप जो एग्जीक्यूटिव है वो मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता आप पर, है ना, कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया गया कि इसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता ले ली जाए, तो ये नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर किस चीज को जारी रखा गया कि आप विधि के द्वारा आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को कर्व किया जा सकता है। लिखा होगा 19 अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध है। किसके खिलाफ? कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ, ना कि मनमानी विधायी कार्रवाई के खिलाफ, है ना। यहां पे विधायी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध नहीं है,
यहां उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का संकीर्ण व्याख्या की, है ना, क्या किया, संकीर्ण व्याख्या किया है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि विधायी कार्रवाई के खिलाफ आपकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को लिया जा सकता है, ठीक है, जो कि गलत है। अब उसके बाद आएगा मेनका गांधी केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखो ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, इसको समझो। क्या हुआ था इस समय पे, आपका मेनका गांधी कौन है, आपकी इंदिरा गांधी की बहू है ना, जो भारत की प्रधानमंत्री है और संजय गांधी की पत्नी है। तो उस समय पे कुछ विवाद हुआ था, उसके कारण इनके पासपोर्ट को जब्त कर दिया गया था और इनको भारत से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा था। तब ये सुप्रीम कोर्ट जाती है कि ये मेरे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, ठीक है, मुझे इससे बचाइए। तब सुप्रीम कोर्ट ने वाइडर इंटरप्रिटेशन लिया और क्या कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखना है कि कोई कार्यकारी मनमानी हो रही, विधायी मनमानी के खिलाफ भी आप आवाज उठाना है। क्या लिखा हुआ है, विधि की उचित प्रक्रिया होनी चाहिए, अमेरिका वाला सिद्धांत, विधि की उचित प्रक्रिया। तो आर्टिकल 21 जो है के तहत संरक्षण न केवल मनमानी कार्यकारी कार्रवाई बल्कि मनमानी विधायी कार्रवाई के खिलाफ भी उपलब्ध होना चाहिए। अभी तक उपलब्ध नहीं था, है ना। अब यहां पर क्या सिद्धांत लागू किया गया, नेचुरल जस्टिस का, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत भी यहां पर लागू किया गया मेनका गांधी वाले केस में, ठीक है। तो ये जीवन का अधिकार, मानवीय गरिमा के साथ साथ जीवन जीने का अधिकार भी देता है ना। ऐसा नहीं है कि आप मेरी गरिमा को ठोस पहुंचा रहे हो कि मुझे देश के बाहर नहीं जाने दे रहे हो, ये मेरी गरिमा के खिलाफ है। इस आर्टिकल 21 में, है ना, यहां पर इतना ज्यादा व्यापक व्याख्या हुआ, करीबन 30 से 40 व्याख्याएं है इसकी, याद नहीं करना है बट थोड़ा सा दिमाग में रखना है। जैसे 19 में हमने 20 की करीबन व्याख्याएं पढ़ी थी ना, उसी तरह 21 में भी हम थोड़ी व्याख्याएं पढ़ेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेनका गांधी केस से ही डिराइव हुआ है और उसके बाद लगातार ऐड होता गया, ऐड होता गया, ऐड होता गया, है ना। अगला देखते हैं, अगला क्या है आपका केस पुत्तुस्वामी जजमेंट। अब इसमें ज्यादा डिटेल पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको याद रखना है, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी ये यूपीएससी में पूछा हुआ है कि किस आर्टिकल में राइट टू प्राइवेसी आपका डिफाइंड है ना, किस आर्टिकल में राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात की गई है। तो केस पुत्तुस्वामी जजमेंट के तहत राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात की गई है आपका आर्टिकल नंबर 21 में, ठीक है। केस पुत्तुस्वामी राइट टू प्राइवेसी की बात की गई आर्टिकल 21 में, बाकी चीज आपको देखने की जरूरत नहीं। अब हादिया केस आया था 2017 में, ये क्या बोल रहा था कि आपको किसी भी धर्म के इंसान से शादी करनी है, अगर आपकी मर्जी, आप बालिग हैं तो आप शादी कर सकते हो। तो क्या लिखा हुआ है, अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में है ना। अपनी पसंद के व्यक्ति से आप शादी कर सकते हो, इसका बिल्कुल अधिकार है आपको, है ना। अब एक केस आया था पैसिव यूथनेशिया, दो 2018 में केस आया था, एनजीओ वाला केस था, पैथिव यूथनेशिया के बारे में केस था। इस केस में क्या हुआ था, पैथिव यूथनेशिया वाले केस में, अगर किसी व्यक्ति को आप वेंटिलेटर पर रखे हुए हो, है ना, और सिर्फ वेंटिलेटर से निकालना ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आप वो कर सकते हो, पैथिव यूथनेशिया अलाउड है। एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब क्या है, आप किसी को इंजेक्शन देकर मार रहे हो, है ना, भले उनको क्यों मार रहे हो, उनके इच्छा से ही मार रहे हो कि इतना ज्यादा दर्द हो रहा है वो सहन नहीं हो रहा है, बट वो अलाउड नहीं है, सिर्फ आप वेंटिलेटर से निकाल सकते हो। पैथिव यूथनेशिया अलाउड है, एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है, ठीक है। ये अब आर्टिकल 21 के तहत जो वाइडर इंटरप्रिटेशन है ना, उसको हम देखते हैं। देखो क्या क्या है वाइडर इंटरप्रिटेशन, बस एक बार देख लेना है। क्या क्या, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने, मतलब ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार किसमें दिया है, 19 में दिया है कि 21 में दिया है, 21 में दिया है। उसके बाद क्या है, स्वच्छ पर्यावरण। मैंने जब लास्ट क्लास में डिस्कस करे तो मैंने बोला ना, सुप्रीम कोर्ट बार बार आपके पर्यावरण के बारे में क्यों बोलता है, पटाखों के बारे में क्यों बोलता है, क्योंकि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हिस्सा है, हमको स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आजीविका का अधिकार। आजीविका का अधिकार भी आपका क्या देता है, आर्टिकल 21 देता है। उसके बाद निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ये किससे आया, केएस पुत्तुस्वामी जजमेंट 2017 से आया, ठीक है। आश्रय का अधिकार, हमको आश्रय का अधिकार है ना, हम सरकार से आश्रय मांग सकते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य का अधिकार है ना, अभी आयुष्मान कार्ड बना है सबका, तो स्वास्थ्य का अधिकार भी है, ठीक है। 14 वर्ष से कम उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, यह आपके आर्टिकल 21 में आ रहा है, ठीक है। इसके और क्या है, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, इसके लिए भी बहुत सारे लीगल एड्स बने हुए हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 में ही आता है निःशुल्क शिक्षा। एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, क्या हो गया,
कि जब कहाँ पे होता था कारावास, एकांत कारावास आपका अंडमान निकोबार जेल में, तो अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आप नहीं दे सकते हो, एकांत कारावास नहीं दे सकते, ठीक है, उसके खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है। और क्या आपके पास त्वरित सुनवाई का अधिकार, फास्ट ट्रैक कोर्ट वाला जो अधिकार है वो अधिकार भी दिया गया, त्वरित सुनवाई का अधिकार, ठीक है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अगर आपने बहुत ज्यादा बड़ा क्राइम नहीं किया तो आप इसके खिलाफ भी आपके पास अधिकार है हथकड़ी लगाने के विरुद्ध। अमानवीय व्यवहार के खिलाफ अधिकार, कोई आपसे अमानवीय व्यवहार कर रहा है उसके खिलाफ भी आपका अधिकार किस में आता है, आर्टिकल 21 में आता है। विलंबित फांसी के विरुद्ध अधिकार, अब देखो फांसी भी नहीं हो रही है तो आप फिर अपील कर सकते हो कि मेरी अभी तक फांसी नहीं हुई तो मेरे सजा कम की जाए, ठीक है। विदेश यात्रा का अधिकार, ये किससे आया था, मेनका गांधी जजमेंट से आया था। बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, बंधुआ मजदूरी है ना, इसके खिलाफ भी अधिकार। हिरासत में उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, तो आपको अगर पुलिस वाला टॉर्चर कर रहा है तो आप कोर्ट में किसके खिलाफ, किसके तहत जा सकते हो, आर्टिकल 21 के तहत जा सकते हो, ठीक है। आपातकालीन चिकित्सा सहायता का अधिकार, इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी का अधिकार किसमें है आपका, आर्टिकल 21 के तहत आ रहा है। सरकारी अस्पताल में समय पर चिकित्सा उपचार पाने का अधिकार, ठीक है, ये भी आर्टिकल 21 के तहत आ रहा है। और क्या है, बस हम सिर्फ देखते हुए निकल रहे हैं ना, याद नहीं करना है, बस एक बार दिमाग में रख लो। किसी राज्य के बाहर ना निकाले जाने का अधिकार, ठीक है, ये भी आपका आर्टिकल 21 के तहत आता है, बट इसमें भी रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, ठीक है, निष्पक्ष सुनवाई होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई कोई बाइसनेस आ रही है, ठीक है। कैदी को जीवन की आवश्यकता प्राप्त करने का अधिकार, कैदी को जो भी जीवन में आवश्यकता है, जो भी बेसिक नीड्स है वो उनको मिलनी चाहिए। महिलाओं के साथ शिष्टता और सम्मानपूर्वक व्यवहार का अधिकार, ये भी आर्टिकल 21 भी आएगा, ठीक है। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, ऐसा नहीं है कि जैसे पहले राजाओं के टाइम पे होता था कि सार्वजनिक फांसी टांग दिया जाए ताकि एक आपका नजीर कायम हो कि इस प्रकार का अपराध नहीं होना चाहिए, बट वो भी अधिकार नहीं है, आपका जेल के अंदर ही फांसी होनी है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का अधिकार, देखो ये भी का प्राण एवं दैहिक संपदा में आ रहा है। सूचना अधिकार, आरटी, राइट टू इंफॉर्मेशन है ना, प्रतिष्ठा का अधिकार, दोष सिद्धि के फैसले के विरुद्ध अपील का अधिकार, पारिवारिक पेंशन का अधिकार है ना, सरकार देती है ना पारिवारिक पेंशन, तो ये भी अधिकार है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय और सशक्तिकरण का अधिकार, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, ये लास्ट है, बीड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, तो ऐसा होता है ना, ऐसे बीड़ी डली हुई है, ये भी उसके खिलाफ भी अपील कर सकते हो। उचित जीवन बीमा पॉलिसी का अधिकार, ये भी आपके प्राण एवं दैहिक संपदा में आ रहा है। शयन का अधिकार, सोने का अधिकार है। ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, जैसे अभी देखते हैं ना कि डेसिबल लेवल ये होना चाहिए, तो ये भी अधिकार इसके तहत आता है। अवसर का अधिकार, सतत विकास का अधिकार, उचित अंत्येष्टि दाह संस्कार का अधिकार, सरकार अगर कोई उचित अंत्येष्टि नहीं करती तो सरकार इसको प्रोवाइड करती है, ठीक है। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, ये किससे आया, हदिया केस से आया, ठीक है। सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार, निष्क्रिय इच्छा मुक्ति, ठीक है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, यह भी पैसिव यूथेनेशिया की बात हो रही है। 2018 में जो केस आया था एनजीओ कॉमन केस है ना, एनजीओ कॉमन केस के तहत आपका क्या आया था, आपका ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु ऐड हुई थी, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे क्या है, आपके आर्टिकल 21 में आते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा चीजें हैं बट दिख रही है ना जो हमारे बेसिक नीड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जितनी भी चीजें हमारी बेसिक नीड से जुड़ी हुई है वो आपके आर्टिकल 21 में आ रहा है। चाहे आपकी प्राइवेसी हो, चाहे आपको स्वतंत्रता से जीना है, मतलब आपको क्या करना है, आपको सोना है, आपको क्या करना है, आपको कैदी के लिए कोई अधिकार चाहिए, आपको पर्यावरण स्वच्छ चाहिए, आपको डिग्निटी चाहिए, ये किस में आ रहा है, आर्टिकल 21 में आ रहा है। अब आपका अनुच्छेद 21 से 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से ये आया, ठीक है। तो राज्य में क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ऐसा कानून चाहिए। तो राइट टू एजुकेशन आपका बना हुआ है, ठीक है। यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बताता है, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा को नहीं, ठीक है। तो 14 वर्ष के बाद का आपका मूल अधिकार नहीं होता है। तो अनुच्छेद 21 का जो है, संसद ने बच्चों को निशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया, राइट टू एजुकेशन 2009, जिसकी मैं बात कर रहा था, राइट टू एजुकेशन 2009, ठीक है। उन्नी कृष्णन मामला जब था 1993 में, हमने देखा था ना, राइट टू एजुकेशन वाला था, है ना, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, तो ये उन्नी कृष्णन मामले से आया, ठीक है। उन्नी कृष्णन मामले से उसके तहत जीवन में अधिकार को, प्राथमिक शिक्षा के मूल अधिकार को मान्यता मिली, ठीक है। तो उन्नी कृष्णन मामला भी आप ऐड कर लेना हदिया केस के आसपास। हाँ, अब इसमें जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ
तो क्या परिवर्तन हुआ, भाग 4 में अनुच्छेद 45 में क्या परिवर्तन हुआ, इसमें बोला गया कि अब राज्य के बच्चों के 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, पहले क्या था 6 से 14 वाला था, इसमें भी बेसिक शिक्षा वाला था, अब 6 वर्ष के पहले जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक मतलब बाल्यकाल में जो आंगनबाड़ी है उसका अधिकार देना है आपको, डीपीएसपी में यह शामिल कर दिया गया है ना। क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना है, ठीक है, किसके तहत, आर्टिकल 45 के तहत। अब आर्टिकल 51A में क्या करना है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को और बाल्य को शिक्षा अवसर प्रदान करे, है ना। तो शिक्षा का अवसर प्रदान करना किसमें, 6 से 14 में। तो ये फंडामेंटल राइट भी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी भी हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, आर्टिकल 21 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आर्टिकल 21 इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आर्टिकल 21 में हमने पूरा का पूरा प्राण एवं दैहिक संरक्षण देख लिया, और फिर हमने देख लिया राइट टू एजुकेशन देख लिया। तो ये चीजें आपकी आर्टिकल 21 के तहत आ जानी है। अब देखते हैं कि आर्टिकल 22 में क्या आ रहा है। आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण। तो कुछ दशाएं जो है वो 2 प्रकार की दशाएं हैं, है ना। एक तो आपकी दशा क्या दी हुई है, आपका दिया हुआ है प्रिवेंटिव डिटेंशन, और आपका है पनेटिव डिटेंशन, मतलब निवारक हिरासत और दंडात्मक हिरासत। अब दोनों क्या चीजें होती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन को इस तरीके से समझो कि कुछ होने वाला है, कुछ त्यौहार आने वाला होता है, तो कुछ गुंडों को क्या लिया जाता है, हिरासत में लिया जाता है ताकि वो दंगा ना कर सके। तो वो क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना। और पनेटिव डिटेंशन क्या होगा, प्रॉपर ट्रायल चलेगा, कोर्ट सजा देगा, उसके बाद जो हो रहा है वो पनेटिव डिटेंशन है, यानी दंडात्मक हिरासत। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ पुलिस को लग रहा है कि इसके आपराधिक रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर ये दंगा कर सकता है या फिर कुछ भी यहाँ पर परेशानी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, दंडात्मक हिरासत में आपको क्या क्या काम करना है, आपको 2 से 3 काम करना है। पहले आपको रीजन बताना है, कारण बताना है कि क्यों आपने अरेस्ट किया है ना, क्यों उनके खिलाफ, क्यों अरेस्ट हुआ है आपको। इसमें नहीं, इसका है ना, ये इसका है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले को आपको बताना है कि किस लिए आपने उनको अरेस्ट किया है ना। और क्या बोल रहे हैं, उसको कानूनी सहायता प्रदान करनी है ना, कानूनी सहायता वो ले सकते हैं। 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना है मजिस्ट्रेट के सामने, और 24 घंटे के बाद अगर मजिस्ट्रेट ने नहीं बोला कि इनका डिटेंशन आगे बढ़ाना है, तो क्या कर दोगे, उनको वहीं पे खत्म, है ना, छोड़ना पड़ेगा, है ना। किसी को भी हिरासत में 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखा जा सकता है बिना कोर्ट के परमिशन के, ठीक है। अगला देखो, हाँ, तो ये चीज है ना, साधारण विधि के तहत गिरफ्तार अथवा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अधिकार प्रदान करता है। क्या क्या अधिकार था, गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करना, किसी विधिक व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार, और इसमें यात्रा के समय को छोड़कर ना, ऐसा नहीं है कि मतलब कोर्ट जो है वो 24 घंटे दूर है, वैसे तो नहीं होता है, बट इतना ज्यादा आपका नहीं है, ठीक है। 24 घंटे के बाद रिहा करने का अधिकार, जब तक मजिस्ट्रेट आगे का आपकी कार्रवाई नहीं बढ़ा देता है, ठीक है। यहां पे आई थिंक सो ये इसी पे ही है ना, दंडात्मक हिरासत का ही है, ये उसका नहीं है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का नहीं है, दंडात्मक हिरासत का ही है। दंडात्मक हिरासत में ही आपका ये वाले आपके गिरफ्तारी वाले आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी दंडात्मक में ही आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको उसमें काउंट कर लो, ठीक है। अब देखो ये किसका हो गया, नॉर्मल जब सजा मिल रही है तब, है ना। अब दूसरा कंडीशन क्या क्या होगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होगा, है ना, वो किस प्रकार से होगा, उसमें क्या क्या कंडीशंस होंगे। तो देखो पहला कंडीशन क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, आपका 3 महीना, आप किसी को भी 3 महीने से ज्यादा डिटेन नहीं रख सकते हो, है ना, अपने नजरबंद में नहीं रख सकते 3 महीने से ज्यादा, ठीक है। कब रख सकते हो 3 महीने से ज्यादा, एक एडवाइजरी बोर्ड बैठती है, वो एडवाइजरी बोर्ड अगर बोल दे कि रिपोर्ट दे दे कि इसको 3 महीने से ज्यादा कैद करके रखना, नजरबंद में करके रखना आवश्यक है, तब आप कर रख सकते हो, उसके पहले नहीं रख सकते हो, ठीक है। और क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी कर रहे हो तो कारण बताना जरूरी है। जैसे आर्टिकल 370 के टाइम पे किया गया था, तो उनको कारण बता दिए गए थे कि आपके स्पीचेस से कुछ दंगे हो सकते हैं, है ना, जो नेताओं को किया गया था, तो इसलिए आपको डिटेन कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है,
नजरबंदी जिसको भी किया गया उसको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए, है ना, अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए कि किस प्रकार से मैं क्या कर सकता हूं, तो ये प्रतिनिधित्व उसको मिलना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है किसमें, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले में, ठीक है। अब आर्टिकल 22 के तहत संसद को क्या क्या अधिकार है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत क्या क्या अधिकार है, तो अधिकार क्या है कि ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जिसमें एडवाइजरी बोर्ड के बिना सलाह के 3 महीने से ज्यादा डिटेन किया जा सकता है, ये कंडीशन कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। दूसरा, कितना मैक्सिमम टाइम होना चाहिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का, जैसे अभी 3 महीना है तो 3, 2, 1 कितना भी कौन बना सकता है, संसद बना सकता है ना। बोर्ड किस प्रकार की जांच करेगा, है ना, अब जांच करके बोर्ड को रिपोर्ट देना है कि 3 महीने से बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए, तो बोर्ड का जांच का प्रक्रिया क्या होगी ये भी कौन बताएगा, संसद बताएगा। तो ये तीनों चीजें कौन कर रही है, संसद कर रही है, ठीक है। अब देखो 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 3 महीने को घटाकर 2 महीने कर दिया गया था, लेकिन अभी तक लागू क्या है, 3 महीने वाला ही लागू है, इसको अभी तक लागू नहीं किया गया 2 महीने वाले को, ठीक है। अब हम लोग क्यों ही किसी को नजरबंद करते हैं, क्योंकि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए लोग खतरा हो जाते हैं। आर्टिकल 370 के टाइम पे अगर वहां पे बयानबाजी होती, वहां पे पत्थरबाजी होती तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा हो जाता, है ना। जो असामाजिक तत्व हैं वो जब आ जाते हैं, वो आपके हुड़दंग करते हैं, तो उनको रोकने के लिए त्योहारों के टाइम पे उनको बंद किया जाता है ना, उनको प्रिवेंटिव लिया जाता है ना। प्रिवेंटिव का मतलब पहले से ले लिया गया ताकि वो चीजें सही से चले, ठीक है। तो ये सारी रीजंस है, लाइक इसमें दिया भी है। संसद के पास अनन्य अधिकार है रक्षा, विदेश मामलों, भारत की सुरक्षा से जुड़े कारण निवारक निरोध कानून बनाना, है ना। और क्या है, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों राज्य सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने, समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति अथवा सेवाओं के लिए निवारक निरोध कानून का कानून सांसद बना सकती है, ठीक है। ये सारे रीजंस के लिए आपकी विधानमंडल भी बना सकती है और संसद भी बना सकती है। अब देखो ये ऐसा कानून है, दुनिया में किसी भी लोकतंत्र देश के पास निवारक निरोध कानून को संविधान में अभिन्न अंग नहीं बनाया गया। मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन को दुनिया का कोई भी लिखित संविधान जो है अपना हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन भारत ने बनाया, क्योंकि भारत में बहुत सारी चीजें जरूरी भी है, ठीक है। जिस ब्रिटेन के संविधान से हमने चीजें लिखी है उन ब्रिटेन के संविधान में भी नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, राइट टू फ्रीडम, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या है आपके आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25 से 28, 29 से 30, ये 1 गो में खत्म कर लेंगे, है ना, क्योंकि ये आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 काफी बड़ा हो गया था, तो ये आपका लेक्चर और ज्यादा लंबा चला जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। इस पे जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।